नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज एट 10 में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। विधानसभा सीटों पर हो रहा ये चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही साथ उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का एक दिन भी है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत वोट लेकर वो सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना है। रहेगी इस पर हमारी नजर। होंगी कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। मेघालय में 59 सीटों के लिए 369 और नागालैंड में 184 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। प्रधानमंत्री ने की युवाओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील। कर्नाटक को आज मिलेंगी कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त करेंगे जारी। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। वहीं कांग्रेस ने किया इस गिरफ्तारी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगी संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर से करीब 1000 लोग हो रहे हैं शामिल। यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा, रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। T20 विश्व कप में लगाई दूसरी बार खिताबी हैट्रिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खत्म किया 6 साल से चले आ रहे खिताब का इंतजार। न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर जीत EFL कप का खिताब जीता। कैसेमिरो और रैशफोर्ड ने किए गोल। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। आपको बता दें कि नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना 2 मार्च को होगी। सुबह 9 बजे 15.76% दर्ज की गई है वोटिंग। और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मत केंद्रों पर जुटी भीड़ को देखकर उम्मीद की जा रही है कि इस बार का मतदान जो है उसमें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर आयोजित वेबिनार में संदेश उन्होंने दिया है, वो देखते हैं। नमस्कार। आमतौर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है
कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं। आज रीचिंग द लास्ट माइल, जो महात्मा गांधी कहते थे ना कि आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसी विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी बनी है कि बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी ट्रांसपेरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे, उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आप याद करिए, हमारे देश में पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में भी मिला। और मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को संभव बनाया। साथियों,
रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सैचुरेशन की नीति एक दूसरे की पूरक है। एक समय था जब गरीब मूल सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था, किसी बिचौलिए की तलाश में रहता था, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और तभी रीचिंग द लास्ट माइल का लक्ष्य भी आप पूरा कर पाएंगे। आप देखिए, आज पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है। आज पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टेली मेडिसिन के 10 करोड़ केसेस पूरे हुए हैं। ये भी स्वास्थ्य को लेकर रीचिंग द लास्ट माइल की भावना का ही प्रतिबिंब है। साथियों, भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साल 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है। सिर्फ 1 साल के भीतर ही देश में लगभग 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है, अब तक करीब करीब 30,000 से अधिक अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। ये अभियान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतीय का जीवन स्तर सुधार रहे हैं जो दशकों से ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजार करता था। लेकिन साथियों, हमें यहां रुकना मंजूर नहीं है। हमें और आगे जाना है, आखिरी व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा ताकि पानी के नए कनेक्शन में हम वाटर कंजम्पशन का पैटर्न देख सकें। हमें इस बात की भी समीक्षा करनी है कि पानी समिति को और सशक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। गर्मी का मौसम ही आ गया है। जल संरक्षण के लिए अभी से हम पानी समितियों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें सोचना है। बारिश के पहले ही कैच द रेन मूवमेंट के लिए
लोक शिक्षण हो जाए, लोगों की सक्रियता हो जाए, जैसे ही पानी आए काम शुरू हो जाए। साथियों, इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे हैं। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हाउसिंग को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ें, कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ और मजबूत घर कैसे बने, ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर का फायदा कैसे हो, ग्रुप हाउसिंग के नए मॉडल गांव और शहरों में भी स्वीकार्य हो, ये कैसे हो सकता है, इस पर ठोस चर्चा की जरूरत है। आपके अनुभव का निचोड़ उसमें निकलना चाहिए। साथियों, हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्या है, शिक्षकों का फीडबैक क्या है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्सपोजर कैसे मिले, इनमें अटल टिंकरिंग लैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा। जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है, कैसे ऑनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है। साथियों, पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स को तेजी से काम करना होगा। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रीचिंग द लास्ट माइल के लिहाज से एक सक्सेस मॉडल बनकर उभरा है। इसी अप्रोच पर अब देश के 500 ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए हमें कंपैरेटिव पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए काम किया है। हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े नए विचार, नए सुझाव, इस मंथन में से वो अमृत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में आखिरी छोर पर बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे। हमें आगे के लिए सोचना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन पर बल देना है, हमें टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करते हुए ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना है।
हितधारक सही हो, उसको मिलने की व्यवस्था उसके काम आने वाली हो और समय सीमा में मिले, ताकि जल्दी से जल्दी वो एक नए विश्वास के साथ खुद गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारा एक सैनिक बन जाएगा। हमारे गरीबों की फौज गरीबी को परास्त करने के लिए ताकतवर बननी चाहिए। हमें गरीबों की ऐसी शक्ति बढ़ानी है ताकि हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे। हर गरीब ये संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। सरकार मेरा हाथ पकड़ रही है, मैं चल पड़ूंगा। ये वातावरण हमें पैदा करना है और इसके लिए मुझे आप जैसे सभी स्टेक होल्डर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आज का ये वेबिनार एक प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति का कारण बनेगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये आप बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, उन्होंने अंत्योदय की बात की कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सभी लाभ पहुंचे। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। इस सोच को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी सोच पर काम किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का जोर जो है वो गुड गवर्नेंस पर है और इसी विचारधारा के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। केवल धन से विकास नहीं हो सकता है, विकास करने के लिए बेहतर सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बेहतर सोच के साथ जब कोई सरकार काम करती है तो उसका लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रही है और उस अंतिम छोर पर जो मौजूद गांव-गांव के सुदूर एरियाज में मौजूद लोगों तक भी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा लक्ष्य निश्चित हो तो भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, एक निश्चित लक्ष्य के साथ काम करना जरूरी होता है। उन्होंने बंजारा और घुमंतू वर्ग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके कल्याण के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र किया और कहा कि जल जीवन मिशन, जल शक्ति, इसने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काफी इसके जरिए प्रयास किए गए हैं। 30,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण करा दिया गया है। लोगों तक हर घर नल से जल पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं और बहुत बड़े इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्राइबल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने कि बजट में ट्राइबल डेवलपमेंट को खासा महत्व दिया गया है और आदिवासियों का किस तरह से कल्याण हो उसके लिए हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। और ये जो तमाम प्रयास हैं वो यहीं तक नहीं है, इन प्रयासों को किस तरह से और आगे ले जाया जाए उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए DT न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
स्वागत है ब्रेक के बाद और रुक करते हैं चुनाव की खबरों का। आपको बता दें मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोयोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया। राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों के 3,419 मतदान केंद्रों पर 10,81,000 से अधिक महिलाओं सहित 21,40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मतदान आज शाम 4 बजे तक चलेगा। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया है। सुबह 9 बजे तक 12.6% मतदान दर्ज किया गया है। मतों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। और मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में भाजपा विधायक अलेक्जेंडर लालू हेक ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी आएगी। मेघालय में विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत सुरक्षाकर्मी सुचारू मतदान प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मानवीय रूप भी दिखाते हुए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक ट्वीट करते हुए फोटो शेयर की है, जिसमें सुरक्षाकर्मी वृद्ध व्यक्ति को मतदान केंद्र तक लेकर जा रहे हैं। मेघालय का पहला अस्थायी मतदान केंद्र विशेष रूप से रोगियों के लिए राज्य के नोगपोह स्थापित किया गया है। और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें मिजोरम के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक चुनावी व्यवस्था के लिए उसके इंतजाम दिखाए गए हैं। इन वीडियो में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो कहीं पर नदियों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की ये लगातार कोशिश है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने से कोई भी मतदाता छूट ना जाए। और मेघालय में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचने वाले 5 मतदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने सम्मानित मतदाताओं से खास बातचीत की। मैं इस वक्त शिलोंग के आईटीआई में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुबह सुबह यहां पर जमा हो गए थे और पहले 5 वोट डालने वालों को मिला है ये इनाम, मेडल और ये सुवेनियर। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कितना एक्साइटमेंट हो रहा है आपको मेडल मिला। वेरी एक्साइटिंग। आपको मालूम था मेडल मिलेगा अगर आप जल्दी वोट डालोगे? हमको मालूम नहीं मेडल मिलेगा बोल के, मालूम नहीं आपको। आपके दिमाग में क्या इश्यूज थे? व्हाट वर द इश्यूज? व्हाट यू वांट फॉर मेघालय? I want to change. This government have to change this year. Why? Why? Because the government those 5 years it is not good. What do you want from the next government? Next government, I think we want peace. जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये बदलाव चाहती हैं कि मेघालय में शांति कायम हो और ऐसी सरकार आए जो खास तौर से बुजुर्गों का ख्याल रखे। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ शिलांग। और मेघालय में मतदान के लिए लोग समय से पहले ही कतारों में लगे हुए थे। इन चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और हर आयु वर्ग की भागीदारी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। सबसे पहले आने वाले मतदाताओं को बूथ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। मतदान को लेकर हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने तुरा में मतदाताओं से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं।
वेस्ट कारोल के साउथ तुरा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान से काफी समय पहले ही लोग लंबी लंबी लाइनों में यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर एक नया कदम उठाया गया है। जो पहले मतदाता हैं उन्हें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है, इस तरह से सम्मानित किया जाता है और हमारे साथ ये जो पहले मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पर मतदान किया है वो मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? 1 बजे में। अच्छा, आपने सुबह सुबह आके यहाँ पे मतदान किया, आपको ये सम्मान मिला, मोमेंटो मिला, कैसा आपको लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो समय से पहले ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी संख्या में यहाँ पर हैं, इसके साथ ही युवा मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में है। तो हर आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से निकल कर आए हैं। इन मतदाताओं से भी हम बात कर लेते हैं, क्यों इतना जरूरी है वोट की? ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वोट करने आए हैं, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? We know our own responsibility. Yeah. So we have come here. Actually, I come at 7. And it's my voting right, and we have to choose the candidate so that our votes will be looked by our. We have to choose the candidate. युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ी संख्या में सबसे पहले आ रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो सेकंड वोटर हैं वो भी एक युवा हैं। Are you voting first time? Yes, ma'am. How do you feel? It feels nice to be part of this voting. तो आप देख सकते हैं कि युवा जो है बेहद उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर अपनी मांगे पूरी करना है, अगर इन्हें अपने सपनों का भविष्य बनाना है तो युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं, चाहे वो बैठने का इंतजाम हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाय का इंतजाम हो। इसके साथ ही जो व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पूरा पोलिंग बूथ है इसको सजाया गया है। तो लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकल कर आना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। कैमरामैन महेश शर्मा और सहयोगी मुकेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और नागालैंड की जनता से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि मेघालय और नागालैंड के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की। मेघालय में हो रहे चुनाव को लेकर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेघालय में आज मतदान हो रहा है। मैं मतदाताओं से राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने की अपील करूंगा। स्वच्छ शासन ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाएं गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचें और उनके जीवन में समृद्धि आए। अधिक से अधिक संख्या में निकलिए और मतदान कीजिए। वहीं नागालैंड में हो रहे चुनाव पर अमित शाह ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि नागालैंड में आज मतदान हो रहा है। मैं नागालैंड के बहनों और भाइयों से आग्रह करता हूं कि जो शांति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है उसे किसी भी बाधा का सामना ना करना पड़े। शांति ही नागालैंड को उसकी प्रगति और विकास की मंजिल तक ले जा सकती है। और पश्चिम बंगाल की सागर दीघी विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव में देवाशीष बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। देवाशीष बनर्जी टीएमसी ब्लॉक प्रभारी होने के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और मुर्शिदाबाद के सागर दिघी से विधायक सुब्रत साहा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं भाजपा ने दिलीप साहा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस और वाम दल के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर वायरन विश्वास मैदान में हैं। और तमिलनाडु के ईरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह सवेरे ही लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी। ईरोड पूर्वी सीट अनाद्रमुक और द्रमुक के बीच नाक का सवाल बनी हुई है। मई 2021 में 10 साल के अंतराल के बाद द्रविड़
मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की शानदार जीत के बाद सत्ता में लौटने के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है और इसी कारण इस उपचुनाव को सरकार और विपक्ष दोनों के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाली सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस और मुख्य विपक्षी अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाला मोर्चा दोनों ही ये कहते रहे हैं कि उपचुनाव के परिणाम का असर अगले साल के लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। एसपीए में द्रमुक के नेतृत्व में कांग्रेस, वामदल, वीसीके, एमडीएमके, आईयूएल, एमएमके और अन्य दल शामिल हैं। तो वहीं अन्ना द्रमुक फ्रंट में इसके प्रमुख सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी शामिल है। उपचुनाव के लिए कुल 77 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक थिरुमहान एवरा का निधन हो जाने से हो रहा है। मुख्य प्रतियोगियों में कांग्रेस के श्री एलांगोवन, अन्ना द्रमुक के 2 बार के विधायक केएस थेनारासु, डीएमके के एस आनंद और एनटीके की मेनका नवनीथन शामिल हैं। मेनका उन 5 महिला उम्मीदवारों में से एक हैं, जबकि बाकी निर्दलीय हैं। तमिलनाडु के ईरोड उपचुनाव में एआईएडीएम के उम्मीदवार केएस थेनारासु ने अपना वोट कास्ट किया। और झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लगभग 3,35,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। ममता देवी के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित हो जाने के बाद इस सीट पर चुनाव आवश्यक हो गया था। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। देखते रहिए डीटी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद स्वागत है और अब चलिए अगले खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम किसान की 13वीं किस्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे और साथ साथ पीएम मोदी हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे के दौरान शिवमोगा और बेलगावी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 16,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी बेलगावी में रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पहली बार कर्नाटक से पीएम किसान सम्मान योजना का निधि पूरा देश का किसानों को पहुंच रहे हैं, वो भी डीबीटी के तहत पहुंच रहे हैं क्योंकि बीच में बिचौलिया नहीं है। ये 13वीं किस्त है, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार कर्नाटक में ऐसे एक प्रोग्राम किसान का प्रोग्राम हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उसके लिए हम पूरा तैयारी कर चुके हैं
2 लाख किसान आने का ये है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बार होने की वजह से पूरा मिलेट से हमने रंगोली बनाया है G20 का और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का और किसान सम्मान निधि का। किसान सम्मान निधि का 13th इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा सारे किसानों के अकाउंट में ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाटप्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लगभग 930 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई यह परियोजना व्यस्तम मुंबई पुणे हुबली बेंगलुरु रेल मार्ग पर लाइन क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लोंडा इज ए जंक्शन। लोंडा से गोवा की तरफ भी लाइन जाती है और बॉम्बे की तरफ भी लाइन जाती है, जो हुबली से आती है या बैंगलोर से आती है या बेल्लारी से आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, यात्रियों को सुविधा होगी, ट्रेन स्पीड अप होंगी और हमारी थ्रूपुट बढ़ेगी। गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रैफिक के मूवमेंट में, मोबिलिटी में बहुत ही सुधार आने की उम्मीद है हम लोगों को। प्रधानमंत्री बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8,80,000 आबादी लाभान्वित होगी। पीएम मोदी 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे, साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विमलेंदु पांडे और भास्कर के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज बेलगावी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शिवमोगा में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय लोगों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है, उल्लास है। लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे के शुरू होने से नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। Go a long way in the development of the district as well as the region. It will help for connecting people, growth of industries, and bring lot of opportunities for youth, industrialists, and entrepreneurs of Shimoga. This will also help in the development of tourism, as this airport will be very near to famous Jog Falls, Sringeri Shadapitam, historical temples of Keladri and Dikeri, to name a few. इस एयरपोर्ट से शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा लाभ मिलेगी। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, टूरिज्म क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इकोनॉमी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगी। उद्योग खोलेंगे यहाँ पर। यहाँ एयरपोर्ट होने के बाद टूरिज्म को बूस्टअप मिलेंगे। मध्य कर्नाटक में एयरपोर्ट चालू होने के बाद बहुत बड़ा लाभ यहाँ का स्थानीय लोगों को मिलेंगे। इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट का सभी व्यापार उद्यम डेवलप होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। हमारा यूथों को अभी उद्योग मिलेगा। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बात है ना, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से चल रहा है। और कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा आज देश को समर्पित किया जाएगा। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस हवाई अड्डे के उद्घाटन से शिवमोगा संस्कृति और पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। शिवमोगा का जो एयरपोर्ट है और उसका जो डिजाइन भी हुआ है बहुत शानदार हुआ है। आई हैव लाइक्ड दैट डिजाइन एंड रनवे भी बेंगलुरु के बाद द लॉन्गेस्ट रनवे है। बड़ी बड़ी फ्लाइट भी उधर उतर सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं। ओवरऑल जो पर्यटन है, टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म बेसिकली, दैट इज ए वेरी, शिवमोगा इज गोइंग टू बी द हब। सो इन दैट पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, ये बहुत बढ़िया एक शानदार तोहफा है। शिवमोगा हवाई अड्डे पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा से खास बात की है हमारी सहयोगी आयशा खानम ने।
भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने वाले पीएस येडियुरप्पा अब 80 साल के हो चुके हैं। उनका जन्मदिन है और इस दौरान शिमोगा का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बात करते हैं बीएस येडियुरप्पा उनकी शख्सियत के बारे में। You see, within 2 years we have completed that airport and we have spent about 450 to 600 crores only. And light landing and everything, all facilities are there. After Bangalore, this is the biggest runway and good airport. And for that, Prime Minister himself is coming and inaugurating that airport. Is a very good development, and I am happy that he is coming there too in my birthday time. Mr. Narendra Modi ji is very particular. The more airport should come to the India, and Udan, it will helpful to the people to travel from Bangalore to Shimoga and other places. That will have its own impact, and definitely is going to help us more so that our people can travel from Bangalore to Shimoga and Hubli, Dharwad, Belgaum, Delhi, like that. That is right how he is going to take decision. I am not retired from politics. I just resigned for that. I am not going to contest for assembly election, next election. But even then, I will go around in the state, and you see that there will be changes after 2-3 months. And from next 15 days, we are going to go around in the state, and we will get absolute majority in Karnataka in the assembly. And also, my aim is get more MPs. So that Prime Minister Narendra Modi can come back to power next time also. There is no leaders in Congress party or any other political party. Only Bharatiya Janata Party and such a tallest leader Narendra Modi ji and also Amit Shah. So both of them will come more times in to Karnataka for this assembly election. They have taken it very seriously. All this is helpful to us to come back to power in Karnataka, not only in assembly election but also in the Lok Sabha elections. Thank you very much for talking to DD. Aisha Khanam, DD News, Shivamogga. और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टाल मटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेराफेरी करने, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने इत्यादि समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ था जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें मनीष सिसोदिया भी एक हैं। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाले 14वें संस्कृति महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति दोपहर बाद बीकानेर पहुंचेंगी और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। इस महोत्सव का आगाज 25 फरवरी को हुआ था और ये 5 मार्च तक चलेगा। समारोह में देश भर से करीब 1000 कलाकार शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से सिक्किम के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वित्त मंत्री गंगटोक में इस दौरान आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के बाद सिक्किम के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगी।
वित्त मंत्री गंगटोक के चिंतन भवन में केंद्रीय बजट के बाद आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लेंगी। सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताओं पर अपना भाषण देंगी। इसके बाद वो सिक्किम में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। वित्त मंत्री इस दौरान केंद्रीय बजट पर सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के साथ साथ विभिन्न लाभार्थियों को चेक का वितरण और नाबार्ड के कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखाएंगी। बजट के बाद आयोजित इस सत्र के दौरान सीतारमण सिक्किम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, कॉरपोरेट्स, विभिन्न संघों, उद्यमियों आदि को भी संबोधित करेंगी। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में सीजीएसटी, आयकर, बैंकिंग क्षेत्र और सिक्किम सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में 12 सांसदों द्वारा विशेषाधिकार हनन पर चर्चा करने की संभावना है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों के नाम समिति के पास भेजे थे। राज्यसभा के सभापति ने बजट सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा प्रदर्शित घोर अव्यवस्थित आचरण के कारण विशेषाधिकार के कथित हनन के प्रश्न का उल्लेख किया है। समिति को जिन सदस्यों के मामले भेजे गए हैं उनमें संजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक, नारायण भाई जे राठावा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गढ़ी, एल हनुमंतैया, फूलू देवी नेताम, जेबी माथेर, हिशाम और रंजीत रंजन शामिल हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि योजना राष्ट्रीय हित में है और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुख करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चीन को कड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि चीनी सरकार रूस को युद्ध में उपयोग के लिए ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी चीन को इस तरह के कदम से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के माध्यम से रूस को सहायता प्रदान करता रहा है। और इटली के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव के डूब जाने से 59 लोगों की मौत हो गई है। इटली के तटरक्षक बल ने बताया है कि मौसम खराब होने के कारण नाव एक चट्टान से टकराकर समुद्र में डूब गई। जहाज में 140 से ज्यादा यात्री सवार थे। राहत और बचाव अभियान में तटरक्षक, सीमा पुलिस और अग्निशामकों के पोत शामिल हैं। अग्निशामकों के प्रवक्ता डेनिलो मेडा ने कहा है कि बचाव अभियान में कई दिक्कतें आ रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी सरकार समुद्र के रास्ते अवैध प्रवासियों के आवागमन को रोकने की हर संभव कोशिश करेगी।
और अब खबर खेल की। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 में अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए छठी बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराने में सफलता पाई और इसी के साथ टीम ने दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में खिताबी हैट्रिक अपने नाम की है। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने EFL कप का खिताब जीत लिया है। रविवार की रात खेले गए खिताबी मुकाबले में मैन यू ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैन यू ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पूरे मुकाबले के दौरान न्यूकैसल पर दबाव बनाए रखा। मैच के 33वें मिनट में कैसेमीरो ने शॉ के पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 6 मिनट बाद ही रैशफोर्ड ने गोल करके टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और मैन यू ने मुकाबले को अपने नाम करके खिताब जीत लिया। 2017 के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये पहला खिताब है। और न्यूज़ एट 10 के अंत में अब आपको छोड़ जाते हैं मशहूर गीतकार इंदिवर के नगमों के साथ, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आप उठाइए इन नगमों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। किसी ने मेरा थोड़ा बर्बादी की तरफ है समोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना